हेलो साथियों, नमस्कार। मैं यश राणा स्वागत करते हैं आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म मायापुर ऑनलाइन क्लासेस पर। हम आपके बीच लेकर आए हैं आज नई सीरीज वर्णमाला। ऑल इन वन बेस पे हमारी जैसे कि क्लास रहने वाली है, तो वर्णमाला को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वर्णमाला क्लास शुरू करें उससे पहले हम आपको बताएं, पीछे हमारी एक क्लास हो चुकी है भाषा का विकास, लिपि का विकास। हम उसी संदर्भ में आगे बढ़ने वाले हैं। भाषा के विकास में जैसे हमने पढ़ा, तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा कहा जाता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने संचार की या अपनी अभिव्यक्ति यानी अपना संदेश पहुंचाने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक। अगर हम बात करें भाषा क्या है, भाषा एक अपने आप में एक माध्यम है, लेकिन हम अगर बात करें कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो सबसे बड़ी इकाई भाषा की हमारे पास हो जाती है वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। यानी एक बात समझना है यहाँ पर कि अगर आपको भाषा भाषा को अगर किस भाषा या अगर आपको अपना कोई संदेश पहुंचाना हो, तो उसके लिए अगर आपको कोई इकाई की आवश्यकता होती है, या भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई जो होती है उसे वाक्य कहते हैं। हम बात करते हैं आगे, वाक्य से छोटी इकाई जो होती है उसे क्या कहा जाता है? उपवाक्य। उसे क्या कहा जाता है? उपवाक्य। या भाषा से छोटी इकाई, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई की अगर हम बात करें तो वो होती है आपकी पदबंध। पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई जो होती है वो आपकी पद या शब्द हम कहते हैं। पद और शब्द में क्या डिफरेंस है? पद दरअसल क्या होता है कि जब हम किसी वाक्य के अंदर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसे पद कहा जाता है, और जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? आपका शब्द कहा जाता है या शब्द कहते हैं। शब्द से छोटी जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई जो होती है हमारे पास उसे कहा जाता है वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि को समझ लेते हैं। अगर हम मौखिक रूप से अगर हम शब्दों का या वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसे हम लोग ध्वनि कहते हैं। जब हम वही वो शब्दों का या वर्णों को हम जब लिखित रूप में, हम लिपि रूप में लिखते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी एक बात और यहाँ पर क्लियर हुई, अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आप कहोगे वर्ण या ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई तो वो आपकी वाक्य होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो वो आपकी पद या शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पद या शब्द होती है। हम बात करते हैं वर्ण और अक्षर में। थोड़ा सा वर्ण और अक्षर का डिफरेंस समझते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे हमने एक शब्द लिखा भारत, क्या लिखा? भारत। भारत के अंदर क्या होगा? भारत के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कितने अक्षर हैं, तो आप कहोगे भारत में 3 अक्षर हैं। कैसे? एक भा, एक रै और एक तय, 3 अक्षर है। लेकिन अगर हम इसी में वर्णों की बात करें तो वर्ण इसके अंदर 6 हो जाएंगे। किस प्रकार से? भय प्लस आ प्लस रै प्लस ए प्लस तय प्लस ए। यानी ये जो इनके नीचे लगा हुआ है ये है हलंत, यानी इसका मतलब होता है आधा। यानी अगर हम भय को देखें तो इसमें आ और फिर रै में देखें तो ए, फिर तय में देखें तो ए, तो तब आपका ये पूरा शब्द बनता है जिसे कहते हैं भारत। यानी हमें देखने को मिला कि यहाँ पर 3 आपके अक्षर हैं, जबकि इसमें देखें हमने तो इसमें कितने? 6 इसके अंदर हमारे वर्ण है। ये था एक प्रकार से बेसिक इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और हम बात करते हैं वर्णों की संख्या। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वर्णों की संख्या। आपसे पूछा जाता है कि बताओ स्वरों की संख्या कितनी होती है, बताओ इसके अंदर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, फिर पूछ लिया जाता है उच्चारण के आधार पर बताओ, फिर पूछ लिया जाता है लेखन के आधार पर बताओ। तो इस सारे हम समझते हैं कितने स्वर कितने व्यंजन होते हैं। अगर हम बात करें मानकीकरण आधार पर, मानकीकरण के आधार पर हमारे पास 11 स्वर होते हैं तथा 33 व्यंजन होते हैं, तथा 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, कैसे? जब हम बात करते हैं मानकीकरण के आधार पर 11 स्वर, तो ये हमारे पास ए, आ, ई, उ और री। फिर बात करते हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये दरअसल दो जो हमारे पास स्वर होते हैं अंग और अ, इन दो स्वरों को क्या है? अयोगवाह कहा जाता है। इन्हें इसके अंदर नहीं रखा जाता है, जिस कारण हम कितने स्वर कहते हैं? हम 11 स्वर कहते हैं। यानी इन दो को हटाकर हमारे पास 11 स्वर होते हैं। फिर हम बात करते हैं व्यंजनों की, 33 व्यंजन। 33 व्यंजनों की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 25 तो स्पर्श व्यंजन होते हैं। अभी समझेंगे हम आगे स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 हमारे पास जो इसके साथ में अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और फिर हम बात करें उसके अंदर 4 हमारे पास उसके अंदर जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं। और फिर हम बात करें उसके अंदर 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। टोटल हमारे पास ये कितने हो जाते हैं? हमारे पास 35 हो जाते हैं।
35 व्यंजन। लेकिन हम लोग क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन जो होते हैं ये आपके ड और ढ, इनको भी हमने मानकीकरण में नहीं रखा होता है। तो इस कारण ये कितने काउंट होते हैं हमारे पास, 33 होते हैं। 33 व्यंजन और 11 स्वर, ये मानकीकरण के आधार पर है। लेकिन हमसे पूछ लिया जाता है उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, तो हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर अगर हमसे पूछा जाता है तो उच्चारण के आधार पर हमारे पास 10 स्वर होते हैं। कितने, 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। 35 व्यंजन होते हैं उच्चारण, यानी टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 45 होती है यहाँ पर उच्चारण के आधार पर। इसमें 10 स्वर क्या होता है कि इसमें से री भी हटा दिया जाता है। भाषा विद्वान कहते हैं इस री का उच्चारण कुछ इस प्रकार से री में होता है, जबकि इन सभी का उच्चारण अलग होता है। तो हमारे पास ये 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यानी हमारे पास कितने स्वर हो जाते हैं फिर उच्चारण के आधार पर, 10 स्वर होते हैं उच्चारण आधार पर, 10 स्वर। वहीं हम बात करें व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन उच्चारण के आधार पर 35 होते हैं, जो कुछ इस प्रकार से होते हैं। 25 हमारे पास स्पर्श व्यंजन होते हैं, कैसे मैं तक। 4 हमारे पास अंतस्थ होते हैं, यह रह न व। 4 हमारे पास उष्म होते हैं, स र स और है। और 2 हमारे पास उच्छिष्ट होते हैं। तो हमारे पास 35 व्यंजन होते हैं। फिर हमारे पास कितने हो जाते हैं, 45 व्यंजन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेखन के आधार पर। अगर आपसे पूछा जाए लेखन के आधार पर कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है। बाकी कैसे कैसे, लेखन के आधार पर सारे स्वर रखे जाते हैं, 13 स्वर। लेखन के आधार पर ये री को भी जोड़ लिया जाएगा, अयोग वाह को भी जोड़ लिया जाएगा, 13 स्वर। फिर हम साथ में जोड़ेंगे 35 व्यंजन, यही वाले जो सारे व्यंजन है 35 व्यंजन। और फिर इसी के साथ में हम जोड़ लेंगे 4 आपके अन्य संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को भी इसमें जोड़ लिया जाएगा। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये आपके 3 5 8 4 12 का 2 और 3 4 और 1 5, यानी हमारे पास कुल वर्णों की संख्या लेखन के आधार पर कितनी हो जाती है, 52। हमें एक बात समझ में आई कि मानकीकरण के आधार पर 11 स्वर 35 व्यंजन, उच्चारण के आधार पर 10 स्वर 35 व्यंजन, लेखन के आधार पर 13 स्वर 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, तो टोटल 52 हो जाती है। ये हमने यहाँ पर क्लियर करा कि कितने प्रकार के व्यंजन हमारे पास, ये स्वर हमारे पास होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब आ जाते हैं हम आपके वर्णमाला में। एक क्वेश्चन यहाँ पर बार बार कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वर्णमाला किसे कहा जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए लिपि के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। ये आपको नोट करना है, प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, वर्णमाला। ठीक, अब हम बात करते हैं मात्राओं का ज्ञान। कुछ मात्राओं के बारे में जान लेते हैं, मात्राएं क्या होती है, मात्राओं का ज्ञान समझते हैं इसमें थोड़ा। जैसे अगर हम बात करें ए आ ई उ फिर ए ऐ ओ औ। मात्राओं के ज्ञान में हम बकायदा इनकी मात्राएं देखेंगे और उनका इस्तेमाल कैसे होता है वो भी हम देखते हुए चलेंगे। जैसे हमने बात करा सबसे पहले ए, सबसे पहले बात करते हैं ए की मात्रा क्या होती है। ए की कोई मात्रा हमें देखने को नहीं मिलती है, नहीं मिलती है मतलब ये दरअसल हर व्यंजन इसकी सहायता से बोला जाता है, हर व्यंजन में ऑलरेडी इसकी मात्रा होती है। जैसे हमने कहा रम, क्या कहा, रम। रे को अगर हम देखेंगे तो रे को अगर हम तोड़ेंगे तो रे कैसे टूटेगा, रे हलंत के साथ और ए। फिर ये मैं को तोड़ेंगे तो मैं और हलंत के साथ और ए, यानी हमें पता है कि रे और मैं में ऑलरेडी ए की मात्रा है, तो ये इस प्रकार से ए की मात्रा होगी। फिर हम बात करते हैं आ को अगर हम मात्रा के रूप में देखना चाहें तो हमने लिखा राम, तो इस रा को कैसे तोड़ेंगे हम, रे में तोड़ेंगे हम पहले, प्लस इसमें आ की मात्रा आ, प्लस मैं प्लस ए। इस प्रकार से इसमें क्या होगा, आ की मात्रा छिपी हुई होगी राम में। जब भी हम कहीं पर शब्द बोलेंगे, कोई व्यंजन बोलेंगे, कोई शब्द बोलेंगे, वो किसी ना किसी स्वर की मात्रा की सहायता से बोले जाएंगे। हमें पता है राम में क्या है, आ की मात्रा लगी है। फिर हम बात करते हैं ई में अगर हम बात करते हैं ई, तो जैसे हमने लिखा किताब, तो ये क है, ये जो क है यहाँ पर, इसी में अगर हम देखें ये किस प्रकार से किसने किसका सहारा लिया हुआ है, तो अब हम हलंत में जब इसे तोड़ेंगे तो इसके पीछे ए नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसने जो सहारा लिया है वो लिया है ई की मात्रा को, तो हम यहाँ पर ई लगाएंगे, यानी इस प्रकार से ई बनेगा, और वो भी कौन सी, छोटे ई की मात्रा का सहारा लेता है। फिर हम बात करते हैं बड़ी ई में, तो बड़ी ई के अंदर अगर हम देखें, जैसे कोई शब्द ले लेते हैं हम लोग, जैसे हमने लिया गीता, गीता, तो हम यहाँ पर जब गय को तोड़ेंगे तो इसे तोड़ेंगे गय को हलंत में, प्लस ई बड़ी, तो ये बन जाएगा की, और फिर ता को तोड़ना होगा तय हलंत में आ, ता, गीता। इस प्रकार ऊ की बात करते हैं,
ऊ की मात्रा को अगर हम देखें तो ऊ की मात्रा किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से ऊ की मात्रा होती है। इन मात्राओं को भी देखते चलना, ये ए की मात्रा ऐसे होती है, छोटी ए की मात्रा इस प्रकार की होती है, ऊ की मात्रा इस तरह से होगी। तो अगर हम इसका प्रयोग करेंगे ऊ की मात्रा का, तो ऊ की मात्रा का प्रयोग कैसे करेंगे हम, ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे हम, जैसे हमने लिखा कुल्लू, ये कुल्लू, तो छोटे ऊ की मात्रा लगाकर हम इसे कुल्लू कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम बड़े ऊ की मात्रा कुछ इस प्रकार से होती है, और अगर हम इसे वाक्य में प्रयोग करें तो कैसे होंगे, भूल, कैसे होगी, भूल। ये हमने बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करा। फिर हम देखते हैं ऋषि, या जैसे हमने देखा री से ऋषि होता है ना, लेकिन री की मात्रा कैसी होती है, इस प्रकार से। री की मात्रा का अगर हम प्रयोग देखें तो कैसे देख सकते हैं हम लोग, हम देख सकते हैं ग्रह, इस प्रकार से। ग्रह में क्या होगा, रे की मात्रा लगी हुई थी, इस प्रकार से इनका प्रयोग देखने को मिलेगा। साधारण से अगर हम इनकी मात्राओं को देखें प्रयोग से अतिरिक्त, तो इनकी मात्राएं कुछ किस प्रकार से होंगी, इनकी मात्राएं कुछ इस प्रकार से होंगी। ए की कोई मात्रा नहीं होगी, आ की मात्रा ये होगी, ए की मात्रा कुछ इस प्रकार से होगी, ई की मात्रा ऐसे होगी, ओ की इस प्रकार, ओ की ऐसे, और री की। अब बात करते हैं ए की मात्रा वैसे तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर हम इसे चिन्ह में प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार ए की मात्रा होती है। ए का जैसे अगर हम कहीं पर इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे हमने बोल दिया एडी, एडी, ऐसे एडी, तो ए इसके अंदर जो है ए की मात्रा ऑलरेडी है, ऐसे एडी। फिर हम जैसे बात करते हैं यहाँ ए में, तो इसकी मात्रा वैसे इस प्रकार से होती है, लेकिन जब शब्दों में प्रयोग करते हैं तो शब्दों में हम इसे एक प्रकार से दिखा सकते हैं, ऐसे एनक, एनक। इसके अंदर क्या है, दो मात्राएं लगी है, यानी ए की मात्रा है। यहाँ हम ओ में बात करें तो ओ की मात्रा कुछ इस प्रकार से होती है, और ओ में अगर हम देख लें, जैसे हमने बोल दिया कोई शब्द चोर, तो चोर में ये ऐसे होगा, च होगा, और इसमें ओ लगा हुआ होगा, चोर, ओ की मात्रा होगी। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे औ, औ में होगी कुछ इस प्रकार से दो मात्राएं होंगी, या हम जैसे शब्द में प्रयोग करेंगे तो औरत, औरत के अंदर हम इसकी मात्रा को देख लेंगे, औ की मात्रा हो। अंग और अह की अगर हम बात करें, अंग और अह के बारे में हम अभी अलग से भी अच्छे से पढ़ेंगे। इन दोनों को क्या हुआ, ये दोनों के दोनों जो है कुछ इन्होंने क्या करा, इन्होंने स्वरों के भी गुण थे इनके अंदर और व्यंजनों के भी गुण थे। इस कारण इन्हें किशोरीदास वाजपेयी ने क्या कहा, अयोग वहा का, किशोरीदास वाजपेयी द्वारा इन्हें अयोग वहा कहा गया, अयोग वहा कहा गया। दरअसल जो ये अंग है इसको कहा जाता है अनुस्वार, क्या कहा जाता है, अनुस्वार। और ये जो विसर्ग है, इसे अह है, इसे कहा जाता है विसर्ग। ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, तो ये अनुसार है और ये इसमें क्या है, ये विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। यहां तक हमने देखा इनकी मात्राओं के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, हमने वर्णों की संख्या देखी, मात्राओं का ज्ञान देखा, स्वरों का नामकरण, स्वरों के नामकरण पर बात करते हैं। स्वरों का नामकरण क्या है, स्वरों के नामकरण में अगर हम लोग आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कई चीजें पूछ दी जाती हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है ए कैसा स्वर है, ए को बोला जाता है सहित वर्ण, क्या बोला जाता है, सहित वर्ण, ए को बोला जाता है सहित वर्ण। इसका उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, बोलो, कंठ। उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। वहीं हम बात करें आ की, तो आ की अगर हम बात करें तो आ क्या है, आ अपने आप में आगत स्वर है, क्या है, आगत स्वर है। और कहां से आया हुआ है ये आपका अंग्रेजी भाषा से। एकमात्र ऐसा स्वर जो अंग्रेजी भाषा से आया है वो है आपका आगत स्वर, और वो कौन सा है, आ। ये आ रखा है, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है, आगत स्वर है, ठीक। उच्चारण स्थान अगर हम इसका भी देखें तो इसका क्या है, कंठ है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। बात करते हैं ई और ई की, बात करते हैं ई और ई की, तो ई और ई का अगर हम उच्चारण स्थान देखें तो ई दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य, क्या है, तालव्य। उच्चारण स्थान इनका तालव्य है। बात करते हैं ऊ और ऊ की, तो ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, ओष्ठ यानी होठों से बोले जाते हैं ऊ और ऊ, ठीक है। बात करते हैं री की, तो री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य, क्या है, मूर्धन्य, यानी मूर्धा से बोला जाता है। अभी हम समझेंगे आगे कहाँ कहाँ मुंह के अंदर मूर्धा किसे कहते हैं, ओष्ठ किसे कहते हैं, तालु किसे कहते हैं, वो सब समझेंगे। बात करते हैं अगर हम ए और आई की, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। बात करते हैं हम ओ और औ की, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। बात करते हैं हम अंग और अय की, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है आपका अयोग वहा, अयोग वहा, इन्हें कहा जाता है अयोग वहा। और उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें इनकी, तो उच्चारण स्थान क्या है इनका, इनका भी कंठ है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। यहां तक हमने देखा इनके बारे में, क्या इनके बारे में देखा हमने, स्वरों का नामकरण, क्या क्या इनके नाम है, स्वरों के नामकरण। अब बात करते हैं स्वरों के प्रकार, क्या कौन कौन से स्वर है मुख्य महत्वपूर्ण, देखते हैं एक बार।
देखो, अगर आपसे पूछा जाए मूल स्वर किसे कहा जाता है, मूल स्वर किसे कहा जाता है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। मूल स्वरों की संख्या होती है आपका 4। कौन कौन से, ए, ई, उ, री। मूल स्वरों की संख्या 4, ए, ई, उ, री, ए, ई, उ, री। बात करते हैं हम इसके अंदर दीर्घ स्वरों की संख्या की, क्या, दीर्घ स्वरों की संख्या। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। दीर्घ स्वरों की संख्या भी होती है 4। कौन कौन से, आ, ए, ओ और बड़ी री। ये इसे आप क्या कह सकते हो, बड़ी री। ये लेकिन भाषा विद्वानों ने अब ये आपकी वर्णमाला से हटा दी गई है, लेकिन पहले ये हुआ करती थी। तो हम लिख सकते हैं आ, ए, ओ और री, आ, ई, ओ और री। इसे कहा जाता है आपका क्या, इसे कहा जाता है दीर्घ, इसे कहा जाता है दीर्घ स्वरों के रूप में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं संयुक्त स्वरों की संख्या। आपसे पूछा जाएगा संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, संयुक्त स्वरों की संख्या 4। संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन से संयुक्त स्वर कहलाते हैं अपने आप में, ए, आई, ओ, औ, ए, आई, ओ, औ। लेकिन ये संयुक्त स्वरों को हमें साथ साथ में क्या देखना है कि किस किस से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त स्वर 4 होते हैं, लेकिन संयुक्त स्वरों का निर्माण कैसे कैसे होता है आपको ही बताना है। ये ए किससे मिलकर बना होता है, ए ऑब्लिक आ प्लस ई ऑब्लिक ई, इससे मिलकर के आपका ए का निर्माण होता है। बात अगर हमसे पूछी जाए आई का निर्माण किससे होता है, तो आप कहोगे ए ऑब्लिक आर प्लस ए ऑब्लिक आई, इससे निर्माण से आपका आई का निर्माण। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओ की अगर हम बात करें तो ए ऑब्लिक आर प्लस ओ, ओ, इससे मिलकर क्या बना होता है आपका, आपका ओ बना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं औ की अगर हम बात करें तो ए ऑब्लिक आर प्लस ओ औ, इनसे मिलकर आपका क्या बना होता है, इनसे मिलकर आपका औ बना होता है। यानी ये 4 क्या है, आपके संयुक्त स्वर हैं। ये चारों के चारों कैसे स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा वर्णों की संख्या, मात्राओं का ज्ञान, स्वरों का नामकरण, स्वरों के कितने प्रकार हैं, संयुक्त स्वर तक हम पढ़ चुके हैं। मात्राओं के ज्ञान में एक चीज रहती है हमारे पास, कुछ मात्राएं जिनका हमें क्या है ज्ञात नहीं रहता, कुछ मात्राएं जो विशेष मात्राएं हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी कैसे कैसे। जैसे हमसे क्या कहा जाता है, हमसे मात्राओं में कहा जाता है एक तो ये ऊ की मात्रा, क्या है ऊ और ऊ की मात्रा। इन मात्राओं का जो है हमें प्रयोग करना रे, एक व्यंजन है जिसका नाम क्या है रे। रे रे पर जो है ऊ और ऊ की मात्रा कैसे लगेगी, साधारणतः मात्राएं हमारी कैसे लगती है, साधारणतः अगर हम कै पर अगर हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएं तो इस प्रकार से लगाएंगे, वहीं कै पर अगर हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएं तो इस प्रकार से लगाएंगे, ऐसे होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रे पर इसकी मात्राओं का प्रयोग कैसे होगा। अगर हम रे पर बात करें, रे पर छोटे ऊ की मात्रा, रे पर छोटे ऊ की मात्रा, रे पर बड़े ऊ की मात्रा, ये समझने वाली चीज है। रे पर छोटे ऊ की मात्रा और रे पर बड़े की। अगर हम रे पर छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो जैसे इस प्रकार से लगाना होगा, जैसे हमने कहा रुपया, क्या कहा रुपया, रुपया, और रुपया शुद्ध ऐसे ही लिखा जाएगा, ध्यान रखना ये ऐसा नहीं लिखा जाएगा, नहीं आप इसे ऐसे लिखो, ये गलत है। आपको कैसे लिखना है, रुपया ऐसा लिखा जाना है। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, रे की मात्रा इस प्रकार से लगी लेकिन सिंपल था, रुपया ऐसे लिखना होगा आपको, रुपया, रुपया। तो ये क्या है, छोटे ऊ की मात्रा। जब आपको छोटे ऊ की मात्रा रे पर लगानी होगी तो वो इस प्रकार से सिंपल लगाई जाएगी, ठीक। वही हम बात करते हैं बड़े ऊ की मात्रा, यानी अगर रे के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा लगानी तो आप कैसे लगाओगे, आप इसमें रे पर जो है मतलब आप रे पर इस प्रकार से लगाओगे, जैसे हमने कहा रूप, क्या कहा रूप, यानी थोड़ा सा हमें आगे चलना है फिर इस प्रकार से बढ़ा देना है, यानी ये इस प्रकार से बड़ा हुआ लगा हुआ मिलेगा, इस प्रकार से रूप, ये क्या है सब रूप, ये बड़े ऊ की मात्रा है। तीसरा हम देखते हैं एक मात्रा हमें और कंफ्यूज करती है, वो है रे की मात्रा। खुद ये जो रे है इसकी अपनी मात्राएं होती है, क्यों, कुछ शब्द हमने ऐसे देखने को मिलते हैं, जैसे हमने कहा परिणाम, कुछ हमने देखा धर्म, कुछ हमने देखा कर्म, हमें इनमें कंफ्यूजन होता है, इनमें किसकी मात्रा लगी हुई है, रे की लगी हुई है, री की लगी हुई है, किसकी मात्रा है ये समझते हैं थोड़ा इसके अंदर। अगर हम बात करें इनकी मात्राओं की, रे की अपने आप में 3 तरह की मात्राएं लगती है, ये खुद रे की जो मात्रा है
ये रे जो है मात्रा के रूप में 3 प्रयोग से किया जाता है। वैसे तो ये व्यंजन है और व्यंजन में भी ये कैसा है, लुंठित व्यंजन है, लेकिन ये प्रयोग अगर मात्राओं में करते हैं तो 3 प्रकार से होती है। सबसे पहले ऊपर देखते हैं हम इसकी कौन सी मात्रा, रिफ की मात्रा। कौन सी मात्रा, रिफ की मात्रा। रिफ की मात्रा कैसी लगी हुई होगी, रिफ की मात्रा लगी हुई होगी जैसे हमने कहा धर्म, जैसे कहा हमने धर्म, तो ये जो इस प्रकार से लगी हुई मात्रा है ये रे की रिफ वाली मात्रा होती है। ये क्या होती है, रे की रिफ वाली मात्रा। जैसे हमने कहा कर्म, क्या कहा, कर्म, तो कर्म में ये रे की मात्रा इस प्रकार से लगी हुई होती है। जैसे हमने कहा नर्क, हालांकि नर्क ऐसा लिखा नहीं जाता, नर्क शुद्ध अगर हमें लिखना हो तो नर्क हम शुद्ध कैसे लिखेंगे, नर्क हम शुद्ध लिखेंगे ऐसे, नर्क शुद्ध वर्तनी शुद्धि में ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। तो ये सारी कौन सी मात्राएं हैं, रिफ की मात्रा है। ये कैसी मात्रा है, रिफ की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसमें पदेन की मात्रा। कौन सी मात्रा, पदेन की मात्रा। पदेन की मात्रा यानी रे को पदेन की मात्रा में कैसे लिखी जाती है, तो पदेन की मात्रा कुछ इस प्रकार से होगी जो नीचे लगी होगी। जैसे हमने कहा क्रमांक, हमने लिखा क्रमांक, तो ये जो लगी हुई है ये, तो ये हम कहेंगे रे की कौन सी मात्रा है, ये पदेन की मात्रा है। हमने कहा परिणाम, हमने क्या कहा, परिणाम, तो ये कैसी मात्रा लगी हुई है, रे की लगी हुई मात्रा है परिणाम। और कौन सी है ये रे की मात्रा, पदेन की मात्रा है, पदेन की मात्रा। फिर हम बोलते हैं हलंत सहित, सहित, हलंत सहित, हलंत सहित, हलंत सहित मात्रा। हलंत सहित मात्राएं कैसी होती है रे की, दरअसल ये क्या होता है, हलंत पर लगाई जाती है मात्रा, इस कारण। ये कहाँ देखने को मिलेंगे हमें, रे की ही मात्रा होती है। जैसे हमने कहा ट्रक, इस प्रकार से ये ट्रक, जैसे हमने कहा ड्रम, ये, तो ये वाली जो मात्राएं हैं इन्हें कैसे कहा जाता है, ये रे की जो है हलंत सहित लगी हुई मात्राएं होती हैं। ऊपर जो निकल के लगती है इन्हें रे की जो है रिफ की मात्रा कहते हैं, और नीचे जो लगी होती है इसे पदेन की मात्रा कहते हैं। रिफ भी बोल देते हैं या रेफ भी बोल देते हैं, रेफ की मात्रा या रिफ की मात्रा, नीचे पदेन की मात्राएं होती हैं। तो ये भी कुछ मात्राएं थी, इसके साथ में आप ये भी ध्यान रखना कि एक तो हमारे पास स्वरों की मात्राएं होती हैं और दूसरा हमारे पास कैसी है, एक रे एक ऐसा व्यंजन है जिसकी अपनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमने मात्राएं देखी, हमने संयुक्त स्वर देखे, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं वर्णमाला का उच्चारण स्थान। ये हम ट्रिक में करेंगे पूरा कंप्लीट। ये कहीं बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं, आपसे पूछ लिया जाता है उच्चारण स्थान, आपसे पूछा जाएगा कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान बताओ, कै का उच्चारण स्थान बताओ, च का बताओ, ट का बताओ। ये तो एक ही उसमें हम सबका देख लेंगे, स्वरों का भी और व्यंजनों का भी, स्वरों का भी उच्चारण स्थान और व्यंजनों का भी। देखो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें कंठ, कंठ के उच्चारण स्थान, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर, दरअसल हम पहले देख लेते हैं एक झलक कि उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे होता है। दरअसल अगर हम बात करें ये अगर आप देखो, ये इस प्रकार से मुंह का फेस बना हुआ रहता है। इस मुंह के फेस में क्या होता है, हमने उच्चारण के आधार पर, यानी क्या होता है कि स्वरों का या व्यंजनों का उच्चारण अलग अलग स्थानों से होता है। हम यहाँ पर अगर बात करें सबसे यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है आपका कंठ। क्या होता है, कंठ। जो जिन स्वरों या व्यंजनों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें हम कंठे स्वर कहते हैं या कंठे व्यंजन कहते हैं। उससे आगे होता है हमारे पास, आगे अगर हम बात करते हैं तो ये, इसे बोलते हैं तालु। इसे क्या बोलते हैं, तालु, तालु, तालु इसे कहते हैं, बल्कि और ऊपर ये जो, इसे तालु। जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों या व्यंजनों का उच्चारण तालु से लगकर होता है उन्हें क्या कहते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं, उन्हें तालव्य वर्ण। इससे आगे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर होती है मूर्धा। क्या होती है, मूर्धा, मूर्धा, इसे मूर्धा कहते हैं। लेकिन जब जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें क्या कहते हैं, मूर्धन्य। उन्हें क्या, कौन से वर्ण कहते हैं, मूर्धन्य। इससे आगे आ जाते हैं आपके क्या, दांत। यहाँ पर होते हैं आदमी के दांत। तो जिन व्यंजनों का या जिन स्वरों का उच्चारण जो है दांत से, जीभ जब दांत पर जाती है जिनका उच्चारण तब होता है, इन्हें क्या कहते हैं, दंत्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें दंत्य वर्ण कहा जाता है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर आपके होठ। ये क्या होते हैं, होठ। निचले होठ को अधर कहते हैं, दोनों होठों को ओठ कहते हैं, ठीक है। तो होठों से जिनका उच्चारण किससे होता है, होठों से होता है, उन्हें क्या कहते हैं, ओष्ठ वर्ण। क्या कहा जाता है, उन्हें ओष्ठ वर्ण। लेकिन इसी के साथ में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु दो जगह से होता है, कंठ और ओष्ठ दो जगह से होता है। यानी उसमें जीभ जो है कंठ से ध्वनि आती है और ओष्ठ पे जाकर ओष्ठ भी टकराते हैं, वायु ओष्ठ पे टकराती है। कंठ से ध्वनि आती है, तालु पर भी जीभ जाती है। तो ऐसे वर्णों को कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ, कंठ तालु सब कहते हैं। हम इन्हें सबको एक ही ट्रिक में समझ डालेंगे, सब कंप्लीट करेंगे। आप बस पैसेंस बनाए रखें और वीडियो को देखो। हमने बात करी कंठ, सबसे पहले बात करते हैं कंठ वर्ण की। किसकी बात करी, कंठ वर्ण की। कंठ वर्ण में अगर हम बात करें तो इसकी ट्रिक है अकू है। क्या है,
अकु है, अकु है, यानी कंठ के अंदर आने वाले सभी स्वर सभी व्यंजन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे हमने बात कही ए, आ और कै वर्ग पूरा कै, है, कै, है, ये इस इधर लगाएगा, ये जो नुक्ता बिंदु लग रहा है ये इधर लगेगा ये, और साथ ही साथ में है, और साथ ही साथ में विसर्ग। ये सारे के सारे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ए, आ, कै, ख, ग, घ, ये है। यानी हमारे इसमें स्वर भी आ गए, यहाँ पर व्यंजन भी आ गए, और भी जो शब्द वर्ण है इसमें वो भी आ गए, यानी इन सबका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। शॉर्ट में समझ सकते हैं, कंठ। नेक्स्ट हम नंबर 2 बात करते हैं। दूसरा हम इसके अंदर बात करते हैं तो दूसरा आ जाता है हमारे पास क्या? तालव्य। आपसे पूछा जाएगा तालव्य वर्ण किसे कहते हैं, तो तालव्य वर्ण की एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास, ए चू यसा, ए चू यसा। आपको ध्यान रखना है, ई से ध्यान रखना है, ई ई ई ई। फिर च से पूरा च वर्ग, च, छ, ज, छ, ये। फिर यहाँ से ये और से, यहाँ से ये और से, यानी यहाँ पर क्या क्या आ गया? ये सारे के सारे कैसे हो गए? तालव्य वर्ण हो गए। यहाँ पर आपको स्वर भी समझ में आ गया, ई का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, च वर्ग पूरा इसका स्थान तालव्य वर्ण होता है, और ये और छ का भी उच्चारण स्थान तालव्य वर्ण होता है। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 3, मूर्धन्य। मूर्धन्य वर्ण किसे कहते हैं? ये पहचानने के लिए आते हैं, कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं इसमें। आपको ध्यान रखना है, री टू रसा, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? रे टू रसा, यानी ये जितने भी वर्ण है ये सब क्या होंगे? मूर्धन्य से बोले जाने होंगे। इसमें आपकी री आ जाएगी, इसमें आपका ट वर्ग आ जाएगा, ट, ठ, ट, ढ, इसमें आपका र आ जाएगा, इसमें आपका मूर्धन्य स। ये सब के सब इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? आपका मूर्धन्य हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 हम बात करते हैं, और अब आ जाता है आपके पास क्या? ओष्ठ। ओष्ठ दंत्य, दंत्य देख लो पहले, दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण, दंत्य वर्ण वो होते हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है? जीभ दांतों पर जाकर के प्रयोग करती है। आप इन्हें ऐसे भी प्रयोग कर सकते हो, त, जीभ आपकी दांतों पर ही जाएगी, लेकिन हम इसके अगर ट्रिक में देखें तो तुलस, तुलस, त वर्ग पूरा, साथ में ये ल और ये स, ये ल और ये स, ये भी इन सबका उच्चारण स्थान क्या होगा? इन सबका उच्चारण स्थान दंत्य होगा। नेक्स्ट नंबर 5 बात करते हैं, ओष्ठ। क्या? ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण किसे कहा जाता है? बताओ, ओष्ठ वर्ण किसे कहा जाता है? इसकी ट्रिक है ओपो। ओपो यानी ऊ और ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। साथ ही साथ पै वर्ग पूरा, पै, पै, बै, भै, मै, ये सबका उच्चारण स्थान क्या होगा? इन सबका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। ऊ, पै, फै, बै, भै, मै, इनका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। नंबर 6, नंबर 6 हम बात करते हैं, हमारे पास हो गए कंठ, हो गए तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ। अब हम देखते हैं कंठ तालव्य। क्या है? कंठ तालव्य। मैंने पीछे कहा था कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण कंठ से भी होता है, तालु से भी होता है, तो ऐसे को बोला जाता है कंठ तालव्य। और ये कौन से हैं आपके? ए आई, ए आई वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ए आई ऐसे वर्ण है हमारे पास, ऐसे स्वर हैं जिनका कंठ तालव्य दोनों से उच्चारण होता है। नंबर 7, कंठोष्ठ। क्या है? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ की बात करते हैं हम तो ओ आउट, ये ऐसे स्वर है हमारे पास जिनका उच्चारण क्या होता है? कंठ से भी होता है, ओष्ठ से भी होता है, यानी ध्वनि कंठ से निकलती है और साथ ही साथ होठों का भी लखना होगा, ओ आउट। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 8 बात करते हैं हम लोग, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ किसे कहा जाता है? तो दंतोष्ठ कहा जाता है आपका वह, क्या वह, यानी ये एक ऐसा व्यंजन है जो क्या है? दांतों से भी उच्चारण होता है और आपका ओष्ठ से भी होता है। वह का क्या है? दांतों से भी होता है और ओष्ठ का भी होता है, राइट। चलो, दंतोष्ठ। नेक्स्ट नंबर 9 हम बात करते हैं, एक व्यंजन है काकल्य ध्वनि। क्या कहा जाता है? काकल्य ध्वनि, या इसे कहा जाता है स्पर्श रहित ध्वनि, स्पर्श रहित ध्वनि, या इसे कहा जाता है स्वर यंत्रामुखी, स्वर यंत्रामुखी ध्वनि, स्वर यंत्रामुखी ध्वनि। इसे कई नामों से जाना जाता है, और ये क्या है आपकी? है, ये क्या है आपकी? है। वैसे तो इसका उच्चारण स्थान कंठ ही है, लेकिन इसके कई नाम है, काकल्य ध्वनि, स्पर्श रहित ध्वनि, स्वर यंत्रामुखी ध्वनि, और ये सब क्या है? सब ये आपका है। यहाँ तक हमने देखा इनका सभी का उच्चारण स्थान क्या था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमने देखा वर्णमाला और वर्णमाला के उच्चारण स्थान। अब हम आ जाते हैं लास्ट इसके अंदर स्वरों के विभाजन को लेकर, स्वरों के विभाजन को लेकर। अच्छा, स्वरों को हम लोग पढ़ रहे हैं, स्वरों का विभाजन पे आ गए हम लोग। स्वर कहते किसे? तो हम एक बात ध्यान रखना, वर्णमाला के अंदर, वर्णमाला के अंदर
जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाते हैं, जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका इसके अंदर क्या, वर्णों का उच्चारण स्थान हमने देखा, बकायदा ट्रिक्स हमने पूरी वर्णमाला का उच्चारण स्थान देखा। हम बात करते हैं स्वरों के विभाजन। किसकी बात करते हैं? स्वरों के विभाजन की। नेक्स्ट चीज है हमारे पास स्वरों का विभाजन। स्वरों के विभाजन की बात अगर हम करें तो स्वरों को जो है 6 प्रकार से अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। हम एक एक को पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। नंबर 1, स्वरों का विभाजन जो है मात्रा ऑब्लिक उच्चारण के आधार पर, मात्रा ऑब्लिक उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से बांटा गया है। 3 प्रकार देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। क्या बोलते हैं इन्हें? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? ए, ओ, रे, ए, ओ, रे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक, 4। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर 2, दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की अगर हम बात करें, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है या इन्हें क्या करने में, इन्हें ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन से? आ, ए, ओ, ए, आई, ओ, औ। ये आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, यानी दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। इनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। जैसे आपने ए बोला, ए बोलने में एक ही मात्रा में हमें आ बोलना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा समय लगता है, तो इस कारण में अलग डिवाइड किया गया है। नंबर 3 आ जाते हैं पुलुत स्वर। नंबर 3 क्या आ जाते हैं? पुलुत स्वर। पुलुत स्वर, पुलुत स्वर किसे कहा जाता है? पुलुत स्वर कहा जाता है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा उच्चारण लगता है, उन्हें पुलुत स्वर कहते हैं। और ये कैसे उच्चारण कैसे होगा? जैसे अगर आपको बोलना पड़ रहा है आ, तो आपको थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा आ, या आपको बोलना पड़ा है ना, ये, या जैसे आपको बोलना पड़ा है मा। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो हमने यहाँ पर ये जो एस एस प्रकार के चिन्ह बनाया है, ये किस चीज का? ये पुलुत स्वर को इंगित करता है या पुलुत व्यंजन को इंगित करेगा। हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे एक अच्छा सा उदाहरण हमारे पास है इसके अंदर, ओम। ओम को सही शुद्ध ऐसा लिखा जाएगा ओम, तो इसे ऐसे उच्चारण नहीं करेंगे हम ओम। ओम अगर हम उच्चारण करेंगे तो ये वाला ओम हो जाएगा, और ये गलत है। ये क्या है? गलत। उच्चारण शुद्ध यही होगा। इसका उच्चारण कैसे होगा? ओ। तो ये इस प्रकार से, यानी ये क्या करवा रहा है? ये ह्रस्व और दीर्घ से भी ज्यादा समय दिलवा रहा है, तो इस कारण से पुलुत स्वर कहते हैं, पुलुत स्वर। ठीक, नेक्स्ट नंबर 2 बात करते हैं। ये था हमारे पास मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका नंबर 2, नंबर 2 वर्गीकरण। नंबर 2 घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण। दरअसल ये घोषत्व के आधार पर अगर हम वर्गीकरण की बात करें, इस प्रकार का वर्गीकरण हमें व्यंजनों में भी मिलता है। हम इसमें सिंपल सा ये समझते हैं, यानी कि स्वर तंत्री के जब कंपन जो होता है, इसके अंदर क्या होता है? खूब मात्रा में जो है कंपन होता है, तो उन्हें सघोष या घोष कहते हैं। और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है, उसे अघोष कहते हैं। यानी इस प्रकार का वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है, एक अघोष, एक सघोष। अघोष में क्या होता है? स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है, नाम भी छुपा है अघोष। और सघोष में क्या होता है? सघोष में स्वर तंत्री में कंपन होता है, उन्हें कहते हैं सघोष अथवा घोष। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि घोषत्व के आधार पर जो स्वर होते हैं हमारे पास, वो सभी सघोष या घोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष या घोष होते हैं। यानी सभी स्वर सघोष या घोष है। सभी स्वर क्या है? सघोष या घोष है। सभी स्वरों का क्या है? उच्चारण स्थान सघोष है या घोष है, यानी अघोष इसके अंदर है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 बात करते हैं हम लोग इसके अंदर, वो है आपके नाक के अनुसार, मतलब नाक और मुंह की स्थिति के अकॉर्डिंग इसमें शब्दों को, यानी जब हम उच्चारण करते हैं स्वरों का, तो मुंह से उच्चारण होता है सामान्यतः, लेकिन कुछ स्वरों का उच्चारण हम नाक और मुंह दोनों से करते हैं, कुछ का उच्चारण सिर्फ मुंह से करते हैं। तो उन्हें उस आधार पर हम लोग कह सकते हैं नाक व मुंह के उच्चारण आधार पर, उच्चारण आधार पर, नाक व मुंह के उच्चारण आधार पर हम लोग देखते हैं स्वरों को।
हम अगर नाक और मुंह के उच्चारण आधार पर स्वरों की बात करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? एक होते हैं नंबर एक होते हैं निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर किसे कहा जाता है? बोलो, निर्नुनासिक स्वर किसे कहा जाता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में सिर्फ और सिर्फ मुंह का इस्तेमाल होता है, उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। यानी कोई से भी ऐसे स्वर आ, ई, ई, ये जितने भी स्वर हैं, ये सारे क्या है? निर्नुनासिक स्वर हैं। कहने का मतलब यह है, निर्नुनासिक शब्द में लिखा है जिसमें नासिका का प्रयोग नहीं होता है, उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं या निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ ये स्वरों का उच्चारण मुंह से होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। दूसरे नंबर 2 बात करते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वरों की अगर हम बात करें तो अनुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में क्या होता है? अनु का मतलब होता है पीछे, नासिका का मतलब है नाक, नाक के पीछे पीछे मुंह का भी प्रयोग, यानी मुंह और नाक दोनों से प्रयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? अनुनासिक कहते हैं। नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक। इसमें क्या होगा? इस प्रकार के स्वर होंगे, अंग या इस प्रकार से आ, या ई। ये जो हम स्वरों के ऊपर लगा रहे हैं ये चंद्र बिंदु, इससे क्या हो रहा है? जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण चेंज करना पड़ेगा। क्या? ए अगर हम बोलेंगे ए मीन्स ऐसे अनार ए, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे? ए बोलेंगे इसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। साधारणतः इससे शब्द नहीं मिलेंगे हमें शब्द ऐसे मिलेंगे जब हम उसमें देखते हैं व्यंजनों में, तो शब्द हमें ऐसे देखने को मिलता है। चांद हमें देखने को मिलता है आंत। जब आप इनका उच्चारण करोगे आंत, चांद, तो आपको मुंह के साथ साथ क्या है? नाक का भी प्रयोग करना पड़ेगा। मुंह के साथ साथ नाक का भी प्रयोग इसमें करना पड़ेगा। यहाँ तक हमने इसके 3 प्रकार समझे। एक मात्रा उच्चारण के आधार पे, 2 घोषत्व के आधार पे, 3 हमारा क्या है? नाक और मुंह के उच्चारण के आधार पे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। स्वरों के प्रकार 3 और हमें पढ़ने हैं। इसके अंदर स्वरों को कितने प्रकार से कुल डिवाइड किया गया है? गिल्ला हो जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमने यहाँ उच्चारण आधार पर पढ़ा, हमने यहाँ पर हवा नाक के आधार पर पढ़ा, हमने यहाँ घोषत्व के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं जीभ के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर? जीभ के आधार पर। नंबर 4, जीभ के आधार पर। जीभ के आधार। अगर हमसे कहा जाए जीभ के आधार पर स्वर क्या होते हैं, दरअसल जीभ के आधार पर आपके स्वरों को कैसे किया जाता है? जब जीभ आपके अगले भाग में टकराती है तो उसे अग्र स्वर कहते हैं। जब मध्य भाग में उसे मध्य, जब प्रशस्त भाग में तो उसे प्रशस्त स्वर कहते हैं। हम देखते हुए चलते हैं कैसे कैसे जीभ के आधार पर। अगर आपसे कहा जाए जीभ के आधार पर अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, क्या जीभ के आधार पर अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? तो इसमें हम देखते हैं आपका ए आई, इन्हें क्या कहा जाता है? अग्र स्वर कहा जाता है जीभ के आधार पर। 4 नंबर 2 हम बात करते हैं आपका मध्य स्वर। क्या है? मध्य स्वर। मध्य स्वर, तो मध्य स्वर की अगर हम बात करें, मध्य स्वर एक ही होता है स्वरों में, और वो क्या होता है? नंबर 3 हम बात करते हैं पसत स्वर। पसत स्वर, पसत स्वर जीभ के आधार पर। बाकी जितने भी स्वर बचे हुए सब पसत स्वर होते हैं। कैसे? जैसे हमने बात करा आ, ओ, ए, ओ, औ, ये सारे स्वर कैसे हो जाते हैं? ये सारे के सारे स्वर आपके पसत स्वर हो जाते हैं। इन सब स्वरों को क्या कहते हैं? पसत स्वर कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीभ के आधार पर। हमने देखा होठों की स्थिति के आधार पर। क्या है? होठों की स्थिति के आधार पर। नंबर 5, होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर अगर हम बात करें तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों की अगर हम बात करते हैं तो होठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होते हैं नंबर 1 आवर्तमुखी। अब इन्हें लिख लेना, इसे यहाँ से आप लोग नोट कर लेना। एक होते हैं आवर्तमुखी और दूसरे होते हैं व्रतमुखी। दूसरे होते हैं क्या? व्रतमुखी। व्रतमुखी आप ये लिखित नोट कर लेना। आवर्तमुखी लंबी हो जाएगी वरना क्लास बहुत ज्यादा। आवर्तमुखी और व्रतमुखी। आवर्तमुखी स्वर उन्हें कहा जाता है जिनमें क्या होता है? आपका जो होठ है, होठ सामान्य ऐसे ही रहते हैं जैसे आपके होठों की स्थिति है, सामान्य से इसी प्रकार की स्थिति बनी रहती है। जबकि व्रतमुखी में क्या होता है? थोड़ा सा होठ जो है गोलाकार में व्रत के रूप में आकार लेते हैं। इस कारण इन्हें व्रतमुखी स्वर कहते हैं और इन्हें आवर्तमुखी स्वर कहते हैं। आप ये नोट कर लेना, आवर्तमुखी स्वर, व्रतमुखी स्वर। व्रतमुखी स्वर में जैसे आ को उच्चारण करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? पूरी तरीके से मुंह को राउंड उसमें बनाना पड़ रहा है। व्रत स्थिति। नंबर 6 देख लेते हैं। नंबर 6 मुख द्वार के खुलने के आधार पर। किस पे? मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर।
मुख्य द्वार खुलने के आधार पर अगर हम स्वरों की बात करते हैं तो मुख्य द्वार खुलने के आधार पर 4 प्रकार के स्वर हमें देखने को मिलते हैं। 4 प्रकार के स्वर कैसे कैसे देखने को मिलते हैं? नंबर फर्स्ट, विव्रत स्वर। विव्रत स्वर, विव्रत स्वर, विव्रत स्वर किसे कहते हैं? जहां पर मुख्य द्वार क्या होता है? पूरा ओपन होता है, जहां पर पूरा खोलना पड़ता है, जैसा आ के उच्चारण में आपको पूरा मुंह खोलना पड़ता है, उसे विव्रत स्वर कहते हैं साधारणतः। नंबर 2 बात करते हैं अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत का मतलब ही क्या होता है? हाफ ओपन यानी आधा ओपन। विव्रत का मतलब पूरा ओपन, ठीक है। जहां पर आपको मुख्य द्वार क्या होता है? आधा खोलना पड़ता है, वहां पर क्या होता है? अर्ध विव्रत होता है। ये भी आप लोग यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है, अर्ध विव्रत। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर 3 यहाँ पर संवर्त स्वर। क्या है? संवर्त स्वर। संवर्त स्वर किसे कहा जाता है? जहां पर आपको स्वर के उच्चारण में क्या है? स्वर के उच्चारण में होठ लगभग आपके मुंह यानी ओठ लगभग बंद होते हैं, लगभग बंद, पूरा बंद नहीं। पूरा बंद होगा तो उच्चारण नहीं होगा, लगभग बंद होते हैं, उसे संवर्त स्वर कहते हैं। और नंबर 4 क्या होता है आपका? अर्ध संवर्त। अर्ध संवर्त, अर्ध संवर्त का मतलब क्या है? जहां पर आपका क्या है? लगभग होठ की स्थिति या मुंह जो है लगभग बंद होता है, उसे अर्ध संवर्त यानी क्लोज और हाफ क्लोज। यहाँ था ओपन, हाफ ओपन। तो इस प्रकार से हमने सब पढ़ा। हमने यहाँ पर वर्णों की संख्या पढ़ी, वर्ण मात्राओं का ज्ञान पढ़ा, स्वरों का नामकरण, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, वर्णमाला का उच्चारण स्थान पूरा देख लिया, स्वरों का विभाजन हमने इसमें 6 प्रकार से देख लिया। यहाँ तक हमारे स्वर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें व्यंजनों की, व्यंजनों के बारे में भी इसी में एक ही वीडियो में हम आपका कंप्लीट कर डालते हैं इसे। सबसे पहले व्यंजन, हमने स्वरों को देखा, अब बात करते हैं हम आपके व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है? हल। व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल। स्वरों को संस्कृत में क्या कहा जाता था? अच। स्वरों को कहा जाता था अच। स्वरों को अच कहा जाता था, व्यंजनों को हल कहा जाता है, ठीक है। स्वर किसे कहते थे? वर्णमाला में स्वर वे थे जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा सकते थे, जिनकी अपनी मात्राएं होती थी। लेकिन व्यंजन क्या है? वर्णमाला में व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इनकी सामान्यतः अपनी मात्रा नहीं होती, ये स्वरों की मात्राओं के ही सारे प्रयुक्त किए जाते हैं, स्वरों से बोले जाते हैं। साधारणतः अगर हम व्यंजनों की बात करें तो सारे व्यंजन जो जितने भी लिखे जाते हैं वो इस ए नामक जो स्वर है इसकी मात्रा से बोले जाते हैं। ये स्वर यानी हर व्यंजन के अंदर छिपा रहता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। अब बात करते हैं व्यंजनों के बारे में। व्यंजनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले व्यंजनों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या व्यंजन होते हैं, हमने बात करनी है व्यंजनों में। तो व्यंजनों में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ने होते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़ने होते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में आपको क्या है? आपको उच्चारण करते टाइम जीभ जो है स्पर्श करती है, जीभ को स्पर्श करना ही पड़ता है, उन व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25। कैसे? क वर्ग, क, ख, ग, घ और ये ध्यान रखना, ये यहाँ लगा हुआ मिलेगा हमेशा, जब आप इसमें ध्यान रखना, क्योंकि इसी प्रकार से उत्क्षिप्त व्यंजन भी होंगे, लेकिन उत्क्षिप्त व्यंजन में कहाँ लगा हुआ होगा? यहाँ लगे हुए, कहाँ? यहाँ लगे हुए होंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन में इस प्रकार से नीचे लगे होंगे और ये यहाँ का इस प्रकार से बिंदु इधर लगा हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं च, छ, ज, झ, य। बात करते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। बात करते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। बात करते हैं पैवर प, छ, ब, ब, म। यानी हमारे पास स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 25। इनका उच्चारण स्थान अगर हम बात करें तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत्य। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ। और कुल वर्णों की संख्या इनकी कितनी होती है? 25 होती है, ठीक। ये इस प्रकार से भी ध्यान रखना है, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त है, ये प वर्ग है, ये इस प्रकार से जो है ये वर्ग बने हुए। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? क्या? स्पर्श संघर्षी। तो आपसे अगर पूछा जाए स्पर्श संघर्षी किसे बोलते हैं, तो वो ये है आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी क्यों कहा जाता है स्पर्श संघर्षी? साधारणतः जो व्यंजन है ये, इन सबको स्पर्श तो करना पड़ता ही है, लेकिन जब हम च, छ, ज, झ इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या होता है? संघर्ष होती है, जीभ में क्या होता है? एक घर्षण होता है, जिस कारण इन्हें स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, ठीक। इसके अतिरिक्त हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो अंतिम अक्षर है य, न, म, इसमें एक चीज हमें नोटिस करनी है कि इन सबका उच्चारण हमें कहां से करना पड़ा है? नाक से भी करना पड़ा है। क्या करना पड़ा है? नाक से भी। इस कारण हम इन्हें क्या बोलते थे? इन्हें हम
नासिक्य ध्वनि भी बोल देते हैं। इन्हें क्या बोल देते हैं? नासिक्य ध्वनि या नासिक्य व्यंजन भी हम इन्हें बोल सकते हैं। साथ ही साथ इन्हें हम क्या बोल देते हैं? पंचमाक्षर बोल देते हैं। साथ ही साथ इन्हें क्या बोल देते हैं? पंचमाक्षर बोल देते हैं या नासिक्य ध्वनि बोल देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये थे आपके स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन की बात अगर हम करें तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारी वर्णमाला में? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। इन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन। इन्हें यहीं पर समझ लेते हैं इनका क्या क्या स्थान है, क्या है। दरअसल जो ये है ये और ये व है ये, इनका जब हम उच्चारण करते हैं ये और व, ए तो हमेशा से ही आता है, लेकिन कुछ भाषा विद्वानों का मानना था कि इन्हें किसमें रखा जाए? इन्हें स्वरों में रखा जाए। इन्हें क्या रखा जाए? स्वरों में रखा जाए। कुछ का था इन्हें व्यंजनों में रखा जाए, इस कारण इन्हें अंतस्थ कहा गया। क्यों? क्योंकि इनका फिक्स नियम जो है किसी में नहीं बैठते थे, और इसी कारण इन्हें दोनों को क्या कह दिया गया? अर्धस्वर कहा गया। इन दोनों को क्या कहा गया? इन दोनों को कहा गया अर्धस्वर भी कहा गया। अर्धस्वर। आपसे पूछा जाए अर्धस्वर कौन से वर्णमाला में, आप कहोगे ये और वह को अर्धस्वर कहा गया, जबकि इनका उच्चारण स्थान कहा गया है, एक तालव्य उच्चारण स्थान है और इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ उच्चारण स्थान है। ठीक है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका र और लय की। र और लय की अगर हम बात करें तो र और लय, इनकी अगर हम बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? र और लय को इन्हें कहा जाता है दंतोष्ठ, दंतमूल। क्या कहा जाता है? दंतमूल या मसूड़ा। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान जो होता है दंतमूल से होता है या मसूड़ा, यानी जब हम इन्हें बोलेंगे र ल, तो इनमें क्या होगा? दांत और मसूड़े का पे जीत जाएगी, इस कारण इन्हें दंतमूल मसूड़ा कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इन्हें अलग अलग से इनका प्रयोग और क्या होता है, तो अगर हम देखें र, क्या बात करें र की, तो र में अगर हम देखें तो र का क्या होता है? लुंठित। क्या होता है? लुंठित। इसे बोला जाता है लुंठित व्यंजन। इसे बोला जाता है अपना लुंठित व्यंजन। र में जब हम उच्चारण करते हैं र, तो जीभ को थोड़ा सा लुढ़कना पड़ता है, जिस कारण इसे क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन भी बोला जाता है। वहीं हम बात करें ल, लय को बोला जाता है पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन। इसे पार्श्विक व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम लय का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है जीभ के पार्श्व से निकल जाती है, यानी बगल से निकल जाती है, इस कारण इसे क्या बोल देते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोल देते हैं। इस कारण इसे पार्श्विक व्यंजन बोल देते हैं। हम बात करते हैं वय की, तो वय को क्या है? वय का उच्चारण स्थान क्या है? दांत और ओष्ठ, यानी वय। वय जब हम बोलेंगे तो ओष्ठ का भी इस्तेमाल होगा, दांत के ऊपर भी जीभ जाएगी, इस कारण हम इसे क्या बोल देते हैं? दंतोष्ठ बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं? दंतोष्ठ बोल देते हैं वय। तो यहाँ तक हमने सब जाना, ये क्या थे? ये सारे के सारे आपके अंतस्थ व्यंजन थे। क्या थे? अंतस्थ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके आगे उष्म व्यंजन। क्या करते हैं? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की अगर हम बात करें तो हमारी वर्णमाला के अंदर उष्म व्यंजन कितने हैं? 4। उष्म व्यंजन कितने हैं? 4। 4 कौन कौन से हैं उष्म व्यंजन? ये देख लेते हैं हम लोग। उष्म व्यंजन हम देखते हैं, एक है हमारे पास तालव्य से, एक है हमारे पास मूर्धन्य से, एक है हमारे पास दंत्य से, एक है हमारे पास, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास, ऊपर ये क्लीन कर देते हैं, ये सब के सब चारों के चारों हमारे पास क्या है? उष्म वर्ण है। ये क्या है? उष्म वर्ण है। इन्हें कहा जाता है उष्म वर्ण। यानी इन्हें उष्म वर्ण क्यों कहा जाता है? दरअसल जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो एक उष्मा निकलती है, यानी हम इन्हें ऐसे नहीं उच्चारण करते जैसे और इन्हें उच्चारण करते हैं स, श्र, स, है, यानी आपको उच्चारण करते टाइम क्या होता है? एक प्रकार की आपको उष्मा, यानी ज्यादा आपको इसमें प्रेशर लगाना पड़ता है, जिस कारण इसे क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को बहुत बार, ये स, ये स, तो इन्हें हमेशा याद रखना, ये कई बार पूछे जाते हैं। इस स को बोल जाता है तालव्य से, पीछे हम ट्रिक में भी देख चुके हैं, इसे तालव्य से। इसे कौन सा स कहते हैं? मूर्धन्य से। इसे कौन सा स कहते हैं? दंत्य से। इसे कौन सा स कहते हैं? दंत्य से। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, इसका कंठ है। लेकिन इसके नाम पूछ ले तो क्या है इसके? इसके कई सारे नाम है, स्पर्श रहित, काकल्य ध्वनि, स्वर यंत्रामुखी ध्वनि, कई सारे इसके जो है नाम आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा इसके अंदर क्या थे, ये सब के सब आपके उष्म वर्ण थे। अब बात करते हैं हम लास्ट इसके अंदर, थोड़ा क्लीन कर देते हैं, नीचे स्पेस नहीं है, लास्ट इसमें बात करते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजनों की। क्या है? संयुक्त। हमने पीछे पढ़ा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4, ए, ऐ, ओ, औ। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? कौन कौन से संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4। कौन कौन से? स्वर, अक्षय, त्रय, ज्ञ, स्र, इन्हें बोला जाता है 4। लेकिन ये संयुक्त व्यंजन है, इन संयुक्त व्यंजनों का निर्माण किस किस से मिलकर बना होता है वो देख लेते हैं। अगर हम
छ की बात करें तो ये बना होता है क प्लस स, मूर्धन्य स, क प्लस स, इनसे मिलकर के अक्षय बना होता है। एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी बना था, अक्षय का उच्चारण स्थान किसके बाद होता है, तो ये आ जाता है कि क के बाद होता है, इसका उच्चारण इसके बाद, यानी हम जब बोलते हैं कक्षा, कक्षा बोलेंगे इसे, क और स का उच्चारण इस प्रकार से होगा, इन दोनों से मिलकर आपका ये छह बनता है। ठीक, हम बात करें त्रय, त्रय की अगर हम बात करें तो ये बना होता है हलंत लगा के तय प्लस, हम बात करें ज्ञ तो इसका उच्चारण होता है जय प्लस ज्ञ, इनके मिलने से ये बनता है। हम बात करें श्रय तो ये बना होता है तालव्य स प्लस र, यानी इन्हें जो है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये हलंत लगा के क स त र ज ज्ञ स र इस प्रकार से बने होते हैं। हम इनका साधारण तो उच्चारण कैसे कर देते हैं, अक्षय त्र ज्ञ श्र, इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है। अभी हाल ही में एक और नया व्यंजन या नया आपका क्या है, नया वर्ण जोड़ा गया है, केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा जो है एक नए व्यंजन को मान्यता दी गई है, जिसका नाम क्या है, विशिष्ट व्यंजन। क्या है, विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन आपसे पूछ लिया जाए बाई चांस करंट में तो एक ही है वो, और वो क्या है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ मिलेगा आपको ऐसे, या आप इस प्रकार से आपको ऐसे इस टाइप से वो बना हुआ है। ये अभी काफी चर्चाओं में भी है वो, ये कुछ इस प्रकार से जो आपका बना हुआ है, ये अभी हम ये सबसे सही रहेगा। इस प्रकार से कुल मिला के आपका क्या बना हुआ है, विशिष्ट व्यंजन है, एक ही है ये, क्या है, विशिष्ट व्यंजन है। यानी भाषा विद्वान इसमें कई बार इसमें मांग कर रहे थे कि हम क्या है, विशिष्ट व्यंजन के रूप में बनाया जाए, तो वो इसे मान्यता दे दी गई है। इसे क्या टाइप का सा बना हुआ है और ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो इसे मान्यता दे दी गई है विशिष्ट व्यंजन के रूप में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमने व्यंजन पढ़े, व्यंजनों के हमने सारे अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, सब चीजें को देखा। अब हम बात करते हैं इनके व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन, वतर्स्य व्यंजन। वतर्स्य व्यंजन रह गया, एक चीज क्या रही है आपकी, वतर्स्य व्यंजन। वतर्स्य व्यंजन क्या कहते हैं, दरअसल क्या होता है, आपको कई बार कंफ्यूजन के लिए वो कर दिया जाएगा, वतर्स्य व्यंजन किसे कहते हैं, ट्रिक में भी देखेंगे। जब जीभ ऊपर की ओर जाती है और वायु उसके साइड से निकल जाती है, या जीभ को इसमें ऊपर जाना पड़ता है, इन्हें क्या कहा जाता है, वतर्स्य व्यंजन कहा जाता है। साधारणतः ये 5 हमें देखने को मिलते हैं, और इसकी ट्रिक है नसर जल, नसर जल। कौन कौन से, न स र ज ल, ये हैं आपके 5 वतर्स्य व्यंजन। ठीक है, वतर्स्य व्यंजन हो गया। आगत व्यंजन आपसे पूछ ले जाएगा, आगत व्यंजन, ये भी समझते हुए चलो, फटाफट करते हैं, थोड़ा इसे जल्दी निपटाते हैं। आगत व्यंजन, लंबी हो जाएगी वीडियो। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने स्वरों में पढ़ा, आगत स्वर क्या था, आ, एकमात्र स्वर था आगत स्वर आ, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं आगत व्यंजन की, तो आगत व्यंजन में आ जाते हैं आपका कै, लेकिन ये नुक्ता लगाकर, क्या नुक्ता लगा, साधारणतः क्या नहीं, नुक्ता लगा, क्योंकि जैसे ये नुक्ता जिस भी वर्ण में आपको देखने को मिलेगा, आप समझ जाना एक कहाँ का है, अरबी या फारसी का है, कै, फिर आप ध्यान रखना है, फिर आप ध्यान रखना है कै, फिर आप ध्यान रखना है जय, फिर आप ध्यान रखना है, ये सब के सब क्या है आपके, ये सब के सब आगत व्यंजन है। ये क्या है, आगत व्यंजन इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगत व्यंजन की बात, काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण तो वही है जो हमने अभी कहा, काकल्य वर्ण, ये कई बार हम देख चुके हैं, इसे कई बार पूछा जाता है। काकल्य वर्ण ये है, ये इसका अन्य नाम क्या है, स्पर्श रहित है। इसका अन्य नाम क्या है, स्पर्श रहित है। इसका अन्य नाम क्या है, स्वर यंत्रामुखी है, स्वर यंत्रामुखी है, स्वर यंत्रामुखी भी इसे कहा जाता है, काकल्य वर्ण। अब देखते हैं शब्दकोश, ये कई बार पूछा जाता है शब्दकोश, आपको कंफ्यूजन किया जाता है शब्दकोश। जैसे हिंदी के अंदर, जैसे अंग्रेजी के अंदर डिक्शनरी होती है, ऐसे ही हिंदी का अपना एक शब्दकोश होता है, यानी हिंदी की डिक्शनरी को शब्दकोश कहा जाता है हिंदी में। आप इसे इस प्रकार से समझो, शब्दकोश क्या है, और एक क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर में, उसमें पूछा गया था शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे शब्दावली, उसे क्या कहते हैं, शब्दावली। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, आप कहोगे वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला, शब्दों के व्यवस्थित समूह को शब्दावली या शब्दकोश उसे हम कह सकते हैं। हमें क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्णों को क्रम से लगाओ, या आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि इन शब्दों को क्रम से लगाओ। जैसे आपसे किस प्रकार से बन जाएगा, जैसे हमने बात करी, जैसे हमने देखा, हमने बात करी अंग्रेज, एक शब्द है अंग्रेज, 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 हम इस प्रकार से लिख लो, या हाँ सही है, अंगूर, अंगूर। हमने बात करी अनार, हमने बात करी आम। आपको ये 4 वर्ण दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इन्हें क्रम से लगाओ, इन्हें जो है क्रम से लगाओ, हिंदी शब्दकोश के अनुसार इन्हें क्रम से लगाओ। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, आप देखोगे इसके अंदर कि सबसे पहले अनार, अनार पहले नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पहले आपको देखना है अनुसार वाले, क्या है अनुसार, अनुसार वाले तो दो नहीं है,
अब आप इसके अंदर गए क्या है, इसके बाद जो दोनों जब अनुस्वार है, इसमें भी अनुस्वार है, इसमें भी अनुस्वार है, अंग्रेज में भी, अंगूर में भी, तो हम दूसरा वर्ण देखेंगे। यहाँ पर क्या है, ग्रे, यहाँ पर क्या है, गो। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऊ की मात्रा पहले आ रही है, इसमें क्या है, ऊ की मात्रा पहले आ रही है, इसमें रे की बात। तो पहला स्थान हम इसे देंगे, दूसरा स्थान फिर हम इसे देंगे, फिर तीसरा स्थान हम इसे देंगे ए को, चौथा स्थान पे हम आ को देंगे, चौथा स्थान आप को देंगे। ठीक, इस प्रकार से दूसरा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। जैसे हमने बात करी कबूतर, और शब्द दिया हमने कंधा, और शब्द दिया हमने इसमें कमल, और शब्द दिया हमने इसके अंदर कंघी, कंघी। हमने ये देखा है कि इन चार शब्दों को हिंदी शब्दकोश के अनुसार से लगाओ, इन्हें हिंदी शब्दकोश में। तो हमने इसमें सबसे पहले क्या देखना है, हमने सबसे पहले इसमें देखना है अनुस्वार। दो में अनुस्वार देखने को मिल गया हमें, यहाँ हमें लेकिन घ मिल रहा है, यहाँ घ मिल रहा है। पहले कौन आएगा, पहले घ आएगा, तो हम पहले स्थान पर इसे रखेंगे। फिर दूसरे स्थान पर हम किसे रखेंगे, इसे रखेंगे, कंघा, घ वो कंधा, घ आ रहा है इसमें। फिर हम इन दोनों को देखेंगे, क क क में पहले क्या आ रहा है, ब आ रहा है या मैं आ रहा है, ब आ रहा है, तो हम तीसरा स्थान ब को देंगे, चौथा स्थान हम ब। ये यानी कहने का मतलब यह है, जैसे आपका रीजनिंग में क्वेश्चन बनते हैं इंग्लिश को लेकर के, हिंदी शब्दकोश के अनुसार शब्दों को सही क्रम में लगाओ, या आपसे एक शब्द भी, एक वर्ण ही पूछ लिया जाएगा, इस वर्ण को क्रम से लगाओ। वो समझना है कि हिंदी शब्दकोश है क्या। आपको इसे समझने के लिए सिंपल सा एक ट्रिक है, उसी में आप पूरी हिंदी शब्दकोश को समझ जाओगे। आपको कै का की बराखड़ी आती होगी, आप इस प्रकार से लिखो, कै का की कु के कई, बस के कई, यहाँ तक रुक जाओ, के कई को कौ, यहाँ तक रुक जाओ, को कौ तक रुक जाओ। अब आपने बोला ये पूरी बराबरी क्यों नहीं लिखी भैया, कै का की कु के कई को कौ, यानी सिंपल सा क्रम ऐसा ही होगा। लेकिन जो लास्ट में कंग और कह है, कंग और कह, ये हिंदी शब्दकोश में पहले आ जाएंगे, कंग और कह ये पहले आ जाएंगे भाई, कंग कह, फिर कह का की को के कई को, सब में यही चलेगा। यानी सबसे शुरू में क्या होगा, कंग और कह होगा, फिर कह का की को के कई को। इस अकॉर्डिंग आपको क्या है, शब्दों को चुनना होगा, इस अकॉर्डिंग शब्दकोश में शब्द रखे जाते हैं। और साथ में जो आधे शब्द होते हैं, आधे शब्द कैसे, जैसे क्या है, जैसे क्रय, जैसे क्लय, जैसे कव, ऐसे शब्द जो आधे शब्द होंगे इसी के जुड़े हुए, वो सबसे लास्ट में आ जाएंगे। और ये क्या है, शब्दकोश की हमने इसके अंदर जान लिया बकायदा ट्रिक में। एक बार और देख लो आप लोग, कंग कह, कह का की कु के कई को कौ, कै क्रय क्लय क्वय। एक ही बात क्लियर हुई कि जो हमारे अनुसार और विसर्ग वाले होंगे वो शुरू में आएंगे, और जो हमारे आधे आधे होंगे वो बाद में आएंगे। बाकी पूरी वो आपकी बाराखड़ी इस प्रकार से होगी। और बाराखड़ी दी किसने दी, सावरकर बंधोज जी द्वारा ये दी गई। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शब्दकोश का अल्प प्राण और अघोष। लास्ट ये और समझ लेते हैं और आपकी वर्णमाला आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसे समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण दोनों को समझेंगे। अल्प प्राण, महाप्राण, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अल्प प्राण कहते हैं किसे, अल्प प्राण कहा जाता है वे व्यंजन या वे वर्ण जिनके उच्चारण में अल्प यानी कम, प्राण यानी हवा, कम हवा निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। तो फिर दूसरी बात होती है महाप्राण, नाम में ही छिपा हुआ है महाप्राण। तो महाप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण कहा जाता है वे वर्ण या वे व्यंजन जिनके उच्चारण में महा यानी अधिक, प्राण यानी वायु, अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक, हम बात करते हैं अल्पप्राण महाप्राण की। तो इन्हें शॉर्ट में एकदम से एक ट्रिक में देखेंगे, इन्हें भी ये हमेशा ध्यान रखना, ये इधर लगा हुआ होगा। क्यों, क्योंकि उच्छिष्ट व्यंजन जो होते हैं हमारे पास, उच्छिष्ट व्यंजन इस प्रकार से होंगे। दोबारा बता दें आपको, ड और ढ और इस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से लगे होंगे। क्यों, और प्रयोग भी होगा इनका, अपनी जगह प्रयोग हुआ। जैसे हमने लिखना है लुढ़कना, तो हम लुढ़कना में ऐसा प्रयोग करेंगे, ड नहीं प्रयोग करेंगे, ढ का प्रयोग करेंगे। और ये क्या प्रयोग कर रहे हैं हम, उच्छिष्ट व्यंजन का कर रहे हैं। जबकि हम अगर वहीं पर देखें ढक्कन, तो ढक्कन में हम क्या कर रहे हैं, ढ का प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ ढ का प्रयोग करें। तो इस कारण जो है उच्छिष्ट व्यंजनों अपना प्रयोग है, अपने लिखे जाते हैं। कै ख गै घई है, हमने बात करी च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ढ, प फ ब भ न, प फ ब भ और ये हमने बात करी अल्पप्राण, जिनके उच्चारण में कम वायु लगती है उन्हें क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। सिंपल सा हमें ध्यान रखना है, 1 3 5, 1 3 5 क्या हुआ, 1 3 5 का मतलब क्या हुआ। वैसे तो इस प्रकार से हम देखें तो ये वर्ग है, च वर्ग ट वर्ग ट वर्ग प वर्ग, क च ट प प वर्ग। लेकिन ऐसे में देखें तो ये कॉलम में नीचे ऐसे आएंगे, 1 2 और 3।
आपको ध्यान रखना है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम कै छे टै तै पे, गै जे डै दैन पे, और तीसरा कॉलम, ये तीनों कॉलम क्या होते हैं आपके अल्प प्राण होते हैं। ये क्या होते हैं अल्प प्राण, इनके व्यंजन क्या होते हैं अल्प प्राण। साथ ही साथ सभी स्वर, लगभग अधिकांश स्वर, ये भी क्या होते हैं अधिकांश स्वर अल्प प्राण, ये भी अधिकांश वर्ण अल्प प्राण। फिर साथ में जो अंतस्थ थे, ये रे ले वे, ये जो थे आपके अंतस्थ, ये रे ले वे, ये भी चारों के चारों क्या हो जाते हैं, ये रे ले वे अंतस्थ, ये भी आपके अल्प प्राण, इन्हें भी क्या कहा जाता है अल्प प्राण। अल्प प्राण में ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं महाप्राण, क्या कहते हैं महाप्राण की, डायरेक्ट बात करें महाप्राण की। अगर हम महाप्राण की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दो वर्ग, ये ध्यान रखना है, चार, ये चार, दो वाला कॉलम और चार वाली कॉलम, ठीक है। ये जो थी ये तीन वाली कॉलम थी, ये ठीक, दो वाली कॉलम और चार वाली कॉलम, यानी ये वाली और ये वाली, ये दो और चार कॉलम क्या होगी महाप्राण, दो और चार कॉलम क्या होगी महाप्राण। साथ ही साथ में और क्या होंगे महाप्राण, महाप्राण में होंगे आपके उष्म वर्ण स स और है, ये क्या होंगे, ये भी आपके महाप्राण होंगे, स और है, ये भी क्या होंगे महाप्राण, यानी उष्म वाले वर्ण भी आपके क्या होंगे उष्म वर्ण भी होंगे महाप्राण। समझ में आया, अल्प प्राण किसे कहते हैं महाप्राण कहते हैं, एक विभाजन ये था इसका। नेक्स्ट नंबर लास्ट बात करते हैं हम लोग इसके अंदर, नंबर लास्ट हम देखते हैं इसमें, लास्ट हम लोग देखते हैं इसके अंदर अघोष और सघोष। लास्ट विभाजन क्या देखते हैं हम लोग, अघोष और सघोष, व्यंजनों का वर्गीकरण है ये अघोष और सघोष। अघोष सघोष, अघोष सघोष में अगर हम बात करें, अघोष किसे कहते हैं सघोष किसे कहते हैं। दरअसल क्या होता है, जब भी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो है जब भी कोई ध्वनि निकलती है, जीभ जो होती है, तो एक प्रकार का स्वर तंत्रियां कंपन करती है। तो जब स्वर तंत्रियां कंपन करती है, यानी कंपन कर रही है, तो उसे सघोष कहते हैं या घोष कहते हैं, उसे सघोष या घोष भी उसे कहा जाता है, सघोष या घोष। लेकिन जब स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती हैं तो उसे क्या कहते हैं अघोष कहते हैं। आपको ये नोट कर लेना है कि हमारे उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन ना करने को अघोष कहते हैं और स्वर तंत्रियों के कंपन को सघोष कहते हैं। सिंपल सा है, कोई डाउट नहीं है। अघोष नाम नहीं छुपा है, अघोष जिसमें घोष ना हो, जिसमें कंपन ना हो, जिसमें घोषत्व ना हो, उसे हम अघोष कहते हैं। हमें यहाँ पर देखना है अघोष क्या है, तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये वाला पहला कॉलम और दूसरी कॉलम, ये वाली जो कॉलम है पहली और दूसरी कॉलम, ये दोनों क्या है अघोष है। पहली और दूसरी कॉलम क्या है अघोष है, पहली कॉलम और दूसरी कॉलम क्या है अघोष है। वहीं हम बात करें नीचे, इधर आ जाते हैं हम लोग इसमें, तो ये जो आपका स और स, ये क्या है स, ये वाले नीचे के जो उष्म वाले हैं ये क्या है आपके, ये भी अघोष है, स और स, यानी ये तालव्य से, मूर्धन्य से और दंते से, ये भी आपके क्या हो जाएंगे अघोष हो जाएंगे। बात करते हैं आपके सघोष में, तो ये आपकी तीसरी रो, चौथी और पांचवी, यानी तीसरा चौथा और पांचवा, ये जो आपके हैं इन सबको क्या कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा आपका सघोष, इन्हें कहा जाएगा आपका सघोष, या इन्हें कहा जाएगा आपका घोष, इन्हें कहा जाएगा आपका अघोष। यानी इनके उच्चारण में, इनके जो उच्चारण में जो है स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं, इसलिए इसे सघोष या घोष कहते हैं। इनके उच्चारण में नहीं करती है, इन्हें अघोष कहते हैं। यहाँ पर बात करते हैं सघोष या घोष की, तो हमने देखा तीन, तीसरी कॉलम, चौथी कॉलम और पांचवी कॉलम, ये क्या है आपकी सघोष। और साथ ही साथ में हमने देखा यहाँ से आपके जो अंतस्थ वाले थे, ये वाले ये चारों अंतस्थ, और साथ में ये है भी, साथ में ये है भी, साथ में ये है भी, यानी ये, यानी कि हमने इसमें क्या देखा, अंतस्थ वाले ये रे ले वे और साथ में है, ये सब के सब क्या हो जाते हैं आपके, ये हो जाते हैं आपके सघोष या घोष हो जाते हैं, ये आपके सघोष या घोष हो जाते हैं। इसी के साथ आपकी वर्णमाला कंप्लीट होती है, आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक, और कर दो।